जय हिंद एवरीवन। अगर आप अग्निवीर नेवी एमआर के पेपर का तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए है। आज के इस क्लास में अग्निवीर नेवी एमआर के ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से जीके के टोटल 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं। आप लोगों को पूरा प्रश्न देखना है और लास्ट में ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना है कि इन 25 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है। और अगर 25 प्रश्न में से आपका 20 से अधिक प्रश्न सही होगा ना तो आप अपना अग्निवीर नेवी एमआर के पेपर का तैयारी बहुत अच्छे तरीके से अभी प्रेजेंट टाइम में कर रहे हो। और अगर 25 प्रश्न में से 20 से कम प्रश्न सही होगा तो मेरे भाई और अच्छे से आपको तैयारी करने का जरूरत है। चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। पूरा प्रश्न अच्छे से देखना और लास्ट में ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है कि न्यू मैंगलोर बंदरगाह निम्न में से कहां पर स्थित है। मेरे भाई बंदरगाह हर क्लास में मैं बंदरगाह लेकर आऊंगा, क्योंकि आपका नेवी का जो ऑफिशियल सिलेबस है ना एमआर का, तो उसमें बंदरगाह लिखा गया है और ये लोग बंदरगाह से रिलेटेड प्रश्न भी पूछते हैं। तो जल्दी से बता दो, न्यू मैंगलोर बंदरगाह निम्न में से कहां पर स्थित है। उड़ीसा, केरल, गुजरात और कर्नाटक है। तो जितने भी साथी कर्नाटक बता रहे हैं बिल्कुल भी राइट बता रहे हैं। ये जो न्यू मैंगलोर बंदरगाह है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। और गुजरात राज्य में कौन सा बंदरगाह स्थित है, तो कांडला बंदरगाह जब पूछेगा तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, कांडला बंदरगाह आपका गुजरात में है। और केरल में कौन सा बंदरगाह है, कोच्चि बंदरगाह कहां पर है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। जो आपका कोच्चि बंदरगाह है ना ये कहां पर है, तो ये आपका केरल में है। याद रखना आप सभी साथी, कोच्चि बंदरगाह केरल में है। और पारादीप बंदरगाह कहां पर है, तो ये जो पारादीप बंदरगाह है ये आपका ओडिशा में है। देखना जब आप पेपर देने जाओगे ना तो पूरा बंदरगाह मैं आप लोगों को याद करा उस टाइम पूरा बंदरगाह याद करा दूंगा, ठीक है ना। और यहां से एक प्रश्न आपके पेपर में 100% पूछा जाएगा। अपने भारत में कुल 13 बड़े बंदरगाह हैं। पूर्वी तट पर कितने बड़े बंदरगाह हैं, तो पूर्वी तट पर 6 बड़े बंदरगाह हैं और पश्चिमी तट पर 6 बड़े बंदरगाह हैं। और एक बंदरगाह अंडमान निकोबार की खाड़ी में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, ठीक है ना। तो याद रखना आप सभी साथी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी पूछा है। तो नदी चैप्टर भी आपके नेवी एमआर के सिलेबस में दिया गया है। और नेवी का तो ये बात बहुत अच्छा लगता है कि ये लोग जो सिलेबस देते हैं ना वहीं से ये लोग प्रश्न भी पूछते हैं। जल्दी से बता दो कि सिंधु नदी कि सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। मैं आप लोगों को पहले बताया हूं कि सहायक नदी होता क्या है। जब कभी भी कोई भी नदी बहता है तो इसमें कोई और नदी आकर मिल जाता है, तो जो नदी मिलता है ना तो यही मतलब इस नदी का सहायक नदी हो जाता है। अब यहाँ पर सिंधु नदी का सबसे लंबी सहायक नदी बोल रहा है। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, तिब्बत के पास मानसरोवर झील है तो वहां से सिंधु नदी निकलती है। अपने भारत के रास्ते पाकिस्तान में जाती है, उधर जाकर जैसे अरब सागर में गिर जाती है। तो ये आपका जो सिंधु नदी है इसकी जो सबसे लंबी सहायक नदी है ना ये चिनाब है। याद रखना, बहुत अच्छे से मैं एप्लीकेशन में बताया हूं। जो लोग एनडीसी क्लास एप्लीकेशन से नेवी एमआर के लिए मार्कोस 2.0 बैच लेकर पढ़ाई कर रहा है ना तो उन लोगों को ऐसे प्रश्नों को कभी भी गलती नहीं करना है। यहां पर सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी चिनाब नदी है। अब पूछ देता है कि गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। तो जब गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी बोलेगा ना तो वो आपका यमुना हो जाएगा। याद रखना आप सभी साथी। और सिंधु का चिनाब हो जाएगा। और पूछ देगा कि जो जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है तो ये श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा है, तो श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बसा है। और ये जो झेलम नदी है ये सिंधु नदी की सहायक नदी है। और पूछ देता है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये जो आपका हड़प्पा शहर है ना ये किस नदी के किनारे बसा है, तो ये आप लोगों का रावी नदी के किनारे बसा है। याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से सूरज ताल झील, चंद्र ताल झील किस राज्य में स्थित है। तो मेरे भाई झील से रिलेटेड आपके पेपर में एक प्रश्न पूछा जाएगा, क्योंकि आप नेवी का तैयारी कर रहे हो तो झील से रिलेटेड, नदी से रिलेटेड, पर्वत पहाड़ से रिलेटेड पूछा जाता है। जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ और गिनती करते जाना आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है। निम्न में से सूरज ताल झील और चंद्र ताल झील किस राज्य में स्थित है। मैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से झील वाले चैप्टर में बताया हूं कि मेरे भाई जहां भी ताल आ जाएगा, जैसे मान लो यहां पर नैनीताल आ गया, नैनीताल आ गया तो ये ताल, ये जो झील है ये कहां पर हो जाएगा, ये उत्तराखंड में हो जाएगा, यूके में हो जाएगा। उसके बाद से फिर मैं आप लोगों को बताया हूं कि राकस ताल आ जाएगा। क्या हो जाएगा, राकस ताल आ जाएगा। तो ये भी आपका कहां पर हो जाएगा, ये भी आपका यूके में हो जाएगा,
उत्तराखंड में हो जाएगा। और भी बहुत सारा ताल है, ठीक है ना। आपका आ जाएगा यहाँ पर माला ताल आ जाएगा, देव ताल आ जाएगा, खुरपा ताल आ जाएगा, रूपकुंड भी आ जाएगा। यहाँ पर ताल के अलावा एक रूपकुंड भी है। रूपकुंड जो झील है ये भी आपका उत्तराखंड में है। तो जहां भी ताल आएगा वो झील कहां पर रहेगा, उत्तराखंड में रहेगा। लेकिन दो ऐसा झील है, एक आपका सूरज ताल झील और चंद्र ताल झील, ये उत्तराखंड में नहीं है, ठीक है ना। और यही पेपर में आपका देगा, दोनों में से कोई एक दे सकता है, क्योंकि कुछ लोग सोचेंगे कि ताल आया है उत्तराखंड में होगा, तो गलती नहीं करना है। ये कहां पर है मेरे भाई, ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। याद रखना आप सभी साथी, सूरज ताल झील और चंद्र ताल झील कहां पर है, तो ये हिमाचल प्रदेश में है। इसके अलावा एक और ताल है जो उत्तराखंड में नहीं है, वो उत्तर प्रदेश में है, वो आपका है रामगढ़ ताल है। आप लोग गोरखपुर में देखे होंगे रामगढ़ ताल है, मेरे भाई काफी सारे लोगों को पता होगा। तो जो रामगढ़ ताल है ये उत्तर प्रदेश में है। तो ये तीनों याद रख लेना, सूरज ताल झील, चंद्र ताल झील, रामगढ़ ताल, बस ये तीनों ताल आपका उत्तराखंड में नहीं है। इसके अलावा जितना भी झील के आगे ताल आएगा, जैसे जो भी आपका ताल आएगा तो वो झील समझ जाना कि वो आपका उत्तराखंड में है, ठीक है ना। लेकिन ये तीनों झील ये आपका उत्तराखंड में नहीं है। आपका रामगढ़ कहां पर है, ये जीकेपी में मतलब गोरखपुर में है। और सूरज और चांद कहां पर है, सूरज और चांद मेरे भाई ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। तो ये याद रखना आप सभी साथी। चलो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहां पर आपका दिया है भारत का सबसे छोटा जलप्रपात हुंडरू किस नदी पर है, तो जल्दी से बता दो। यहां से दो प्रश्न तैयार हो रहे हैं। एक तो भारत का सबसे छोटा जलप्रपात कौन सा है, याद रखना। जलप्रपात किसे कहते हैं मेरे भाई, झरना जैसा जलप्रपात भी होता है, लेकिन झरना छोटा होता है, जलप्रपात बड़ा होता है। और झरना जहां रहता है खुद जमीन में से मतलब पानी निकलता है, वो बाहर की तरफ गिरता है। लेकिन ये जो जलप्रपात रहता है ये ऊंचे पहाड़ियों पर से मतलब इस तरह से बहुत लंबी बहुत चौड़ी धाराओं में नीचे गिरता है, पानी गिरता है, वही आपका जलप्रपात होता है। तो भारत का सबसे छोटा जलप्रपात कौन सा है, वो आपका हुंडरू जलप्रपात है। और ये जो भारत का सबसे छोटा जलप्रपात है हुंडरू जलप्रपात, तो ये बोल रहा है कि किस नदी पर बसा हुआ है, बीहड़ नदी, स्वर्ण रेखा नदी, सीता नदी और कावेरी नदी। तो इसका राइट आंसर जल्दी से आप सभी साथी बताओ, जितने भी साथी इसका राइट आंसर स्वर्ण रेखा नदी बता रहे हो, राइट बता रहे हो। भारत का जो सबसे छोटा जलप्रपात है हुंडरू जलप्रपात, तो ये स्वर्ण रेखा नदी पर बसा हुआ है। याद रखना आप सभी साथी, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलो आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ दिया है कि कोयना बांध किस राज्य में स्थित है। बांध से रिलेटेड भी आपके पेपर में एक प्रश्न पूछा जाएगा। अगर आप लोग बांध को अच्छे से पढ़ लिए हो, जलप्रपात को अच्छे से पढ़ लिए हो, बंदरगाह को अच्छे से पढ़ लिए हो, नदी को अच्छे से पढ़ लिए हो, सौरमंडल को अच्छे से पढ़ लिए हो, तो मेरे भाई इधर से ना आपका हर चैप्टर एक प्रश्न फिक्स है, इतना जान जाना। लेकिन अच्छे से पढ़े रहोगे तभी। हिमालय पर्वत को अच्छे से पढ़ लेना है। अगर आप नहीं पढ़े हो ये सब बहुत अच्छे तरीके से, तो आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से एनडीसी क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। प्ले स्टोर पर जब एनडीसी क्लास लिखकर सर्च मारोगे तो एक एप्लीकेशन आ जाएगा। इस एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा। वहां से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, इसमें अपना आईडी पासवर्ड बना लेना और फिर पेड कोर्स में जाके सिर्फ 149 रुपए में मार्कोस 2.0 बैच ले लेना। और उसी बैच में एकदम चैप्टर वाइज बहुत अच्छे तरीके से आपका क्लास कराया जा रहा है। और जितना भी क्लास कराया जाता है ना, तो वो जितने लोग पढ़ाई करते हैं उन लोगों को याद भी हो जाता है। इस हिसाब से क्लास कराया जाता है। आपका मैथ का भी क्लास चलेगा, जीके का भी क्लास चलेगा, साइंस का भी क्लास चलेगा, ठीक है ना। चलो इसका राइट आंसर बता दो, कोयना बांध किस राज्य में स्थित है, जल्दी से बताओ मेरे भाई। अब बांध से यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है, तो आप सभी साथियों को पता होना चाहिए। कोयना बांध आपका महाराष्ट्र में है। कोयना बांध कहां पर है, महाराष्ट्र में है। और मेरे भाई उड़ीसा में कौन सा बांध है, मेरे भाई आपका उड़ीसा में महानदी पर हीराकुंड बांध है, जो भारत का सबसे लंबा बांध है। याद रखना आप सभी साथी, उड़ीसा में कौन सा बांध है, हीराकुंड बांध है। पूछ देगा कि हीराकुंड बांध कहां पर है, तो ये उड़ीसा में है। और पूछ देगा कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो वो आपका हीराकुंड बांध है। और पूछ देगा कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो वो आपका टिहरी बांध हो जाएगा, जो उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है ना। जब ऊंचा बांध पूछ देगा तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका टिहरी बांध हो जाएगा मेरे भाई। और टिहरी बांध कहां पर है, यूके में है, उत्तराखंड में है। और हीराकुंड बांध कहां है, उड़ीसा में है, उड़ीसा में है, ठीक है ना। और सबसे लंबा बांध है, तो ये आप लोग याद रखना।
ना, हीराकुंड बांध जो है ना वो महानदी पर है। तो ये याद रखना आप सभी साथी। चलो आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, यहाँ पर आपका है कि हिमालय का कौन सा भाग सबसे नवीन है। तो मेरे भाई जो हिमालय पर्वत है ना, बहुत सारे लोग हिमालय पर्वत को बहुत अच्छे से नहीं समझे होंगे, लेकिन मैं एप्लीकेशन में बहुत अच्छे से समझाया हूँ। ये जो हिमालय पर्वत है आप लोग अच्छे से समझने का कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर ये जो मान लो यहाँ पर आपका भारत का नक्शा है, ठीक है, मैं यहाँ पर वैसे बस बता दे रहा हूँ आप लोगों को समझने के लिए। ये मान लो भारत का नक्शा है, तो ये जो आपका उत्तरी छोर है ना, ऊपर की तरफ को उत्तरी छोर बोलेंगे। जो हिमालय पर्वत है वो ऊपर की तरफ ही है, उत्तरी छोर पर ही है, ठीक है ना। और जो हिमालय पर्वत है ना इसका कई श्रृंखला है, जैसे 4 श्रृंखला में बटा हुआ है। एक आपका ट्रांस हिमालय है सबसे ऊपर वाला, उसके बाद से इसके नीचे बृहद हिमालय हो जाएगा, उसके बाद से इसके नीचे आपका मध्य हिमालय हो जाएगा, उसके बाद से इसके नीचे आपका शिवलिक हिमालय हो जाएगा। तो मेरे भाई जो बृहद हिमालय है ना, इसमें आपका केटू काट जैसे केटू गार्डविन आइस्टीन आ जाएगा, कंचनजंगा आ जाएगा, माउंट एवरेस्ट आ जाएगा। तो ये सब बहुत अच्छे से मैं आप लोगों को पढ़ाया हूँ। हिमालय के बारे में ही पूछ रहा है कि हिमालय का कौन सा भाग सबसे नवीन है। तो मेरे भाई ये शिवलिक हिमालय सबसे नवीन है, सबसे पहले आपका शिवलिक हिमालय पड़ता है, याद रखना आप सभी साथी। ट्रांस हिमालय के बारे में अच्छे से बताया हूँ, बृहद हिमालय के बारे में, मध्य हिमालय के बारे में, ये पूरा अच्छे से आप लोगों को बताया हूँ। चलो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, स्टैटिक जीके का है कि भारत की प्रथम महिला आईएएस कौन थी। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ, भारत की प्रथम महिला आईएएस कौन थी, आप सभी साथियों को पता होना चाहिए। किरण बेदी, सरोजिनी नायडू, अन्ना जॉर्ज और इनमें से कोई नहीं। तो मेरे भाई इसका राइट आंसर अन्ना जॉर्ज हो जाएगा। भारत की प्रथम महिला आईएएस अन्ना जॉर्ज थी। और अगर आईपीएस पूछ देगा ना तो भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी, किरण बेदी थी, याद रखना आप सभी साथी। और प्रथम महिला राज्यपाल पूछ देगा तो सरोजिनी नायडू हो जाएगा, ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। चलो नेक्स्ट प्रश्न आपका यहां पर है कि निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है। गिनती करते जाना आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है। संपत्ति कर, बिक्री कर, उपहार कर और आय कर। तो इसका राइट आंसर जितने भी साथी ऑप्शन बी बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है, तो बिक्री कर इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, जल सेना के रियल एडमिरल थल सेना में किस रैंक के अधिकारी होते हैं। मेजर, लेफ्टिनेंट, कर्नल और मेजर। मेरे भाई मेजर जनरल ऊपर है, तो जल्दी से बता दो जल सेना के रियल एडमिरल थल सेना में किस रैंक के अधिकारी होते हैं। देखते हैं कितने साथी इसका राइट आंसर बताते हैं। मेरे भाई जो जल सेना के रियल एडमिरल होते हैं ना, तो वो आपका मेजर जनरल होते हैं थल सेना में, याद रखना। थल सेना के मेजर जनरल, जल सेना में रियल एडमिरल होते हैं। आपका नेक्स्ट है कि साइमन कमीशन भारत यात्रा पर कब आया। अच्छा प्रश्न है मेरे भाई, साइमन कमीशन भारत यात्रा पर कब आया, जल्दी से आप सभी साथी इसका राइट आंसर बता दो। जितने भी साथी 3 फरवरी 1928 बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। मेरे भाई 3 फरवरी आप लोगों को पता होना चाहिए। 3 फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत यात्रा पर आया, ठीक है ना। और 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था मेरे भाई, जो 13 अप्रैल 1919 का दिन था, तो यहां पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, याद रखना आप सभी साथी। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो ये आपका 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, याद रखना आप सभी साथी, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे। मेरे भाई जल्दी से बता दो काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे। अच्छा प्रश्न है, आपके पेपर में यह प्रश्न भी पूछा गया है। तो जितने भी साथी राम प्रसाद बिस्मिल बता रहे हो, ऑप्शन सी बता रहे हो, बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। एक बार आप लोग कमेंट कर देना कि क्लास आप लोगों को कैसा लग रहा है। हर रोज का जो रिकॉर्डेड क्लास आ रहा है नेवी एमआर के लिए, तो ये क्लास आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बता देना, क्योंकि आप लोगों के कमेंट से मोटिवेशन मिलता है। और लाइक करने के लिए तो मैं बोलूंगा नहीं, अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगेगा तो आप लोग खुद लाइक करोगे, नहीं अच्छा लगेगा तो डिसलाइक कर दोगे, जबरदस्ती तो लाइक करा नहीं पाऊंगा। चलो सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब किया गया, तो मेरे भाई इसका आप लोगों को गलती नहीं करना है। सर्वोच्च न्यायालय का जो गठन किया गया 28 जनवरी 1950 हो जाएगा। जितने भी साथी 28 जनवरी 1950 बता रहे हैं राइट बता रहे हैं। चलो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार
भारत की साक्षरता दर कितनी थी? साक्षरता मतलब भारत में कितने प्रतिशत लोग पढ़े लिखे थे 2011 के जनगणना के अनुसार। तो पूरा साक्षरता दर पूछ रहा है ना, ये आपका 74.04% हो जाएगा। याद रखना आप सभी साथी, 74.4% भारत का साक्षरता दर था 2011 के जनगणना के अनुसार। और सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य पूछ देगा तो केरल था, सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार था। कई बार मैं आप लोगों को बता दिया हूं। चलो नेक्स्ट है कि बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और किस देश के साथ होता है? मेरे भाई अच्छे से पता होना चाहिए, युद्ध अभ्यास भी आप लोगों को पता होना चाहिए। वैसे तो युद्ध अभ्यास से ज्यादा प्रश्न नहीं पूछा जाता है, लेकिन अगर पूछ देगा तो गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और किस देश के साथ होता है, जल्दी से बताओ। धर्म गार्जियन बोल देगा तो भारत और जापान हो जाएगा, ठीक है ना। धर्म गार्जियन बोल देगा तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? जब धर्म गार्जियन बोल देगा ना तो धर्म गार्जियन आपका भारत और जापान हो जाएगा। और बोल्ड कुरुक्षेत्र बोला गया है तो ये आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई? भारत और सिंगापुर हो जाएगा। जितने भी साथी भारत और सिंगापुर बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। भारत और सिंगापुर इज राइट आंसर। और काजिंद सैन्य अभ्यास किसके साथ होता है? तो कजाकिस्तान के साथ होता है। काजिंद सैन्य अभ्यास किसके साथ होता है? तो कजाकिस्तान के साथ होता है। चलो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? काली मिट्टी, बांगर मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और चिकनी मिट्टी। मेरे भाई आप लोग दिल से जो भी लोग क्लास कर रहे हो, अगर अच्छा लगेगा एक खतरनाक वाला शायरी लिखना, क्योंकि अगले क्लास में हर क्लास में आप ही लोगों के एक शायरी को मैं बोला करूंगा ताकि थोड़ा आप लोगों को अंदर से एनर्जी भी मिले। चलो, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य, अच्छा शायरी लिखोगे तभी पूरा बैठा कर लिखना है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? कल मैं आप लोगों को बताया था कि जो रेगुर मिट्टी है, रेगुर मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो काली मिट्टी, ठीक है ना। रेगुर मिट्टी और काली मिट्टी ये दोनों आपका बराबर हो जाएगा, ठीक। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ। तो जितने भी साथी बांगर बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो, बांगर इज राइट आंसर। कपास की खेती के लिए पूछ देता है कि कपास की खेती के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? सबसे मतलब अच्छी मिट्टी कौन सी है? तो ये काली मिट्टी है। कपास, काली मिट्टी पर सबसे अधिक कपास की खेती की जाती है। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त, सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी है, जिसे रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी पूछा जा चुका है। सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी आपका जलोढ़ मिट्टी है, ठीक है ना। याद रखना ये क्या है? सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है। याद रखना आप सभी साथी, सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो ये जलोढ़ मिट्टी है। पूरा याद रखना। मिट्टी 8 प्रकार का होता है। मिट्टी से आपके पेपर में एक प्रश्न पूछेगा। 8 प्रकार के मिट्टी को मैं एनडीसी क्लास एप्लीकेशन में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया हूं, बहुत मस्त तरीके से, जितना पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब 2-3 दिन तक एक ही चैप्टर कराते रह जाऊं। वो तो कराने के लिए तो मैं करा ही दूंगा, काफी सारा किताब है, सब किसी ना किसी किताब से खोजकर सारे प्रश्नों को करा दूंगा। लेकिन उसका क्या मतलब निकलेगा? 2-3 दिन तक बहुत सारी चीजें पढ़ा दूंगा, उसमें से ये तो पक्का है कि पूछा जाएगा। लेकिन जब बहुत सारा चीज रहेगा तो आप याद नहीं कर पाओगे। और जितना मैं इंपॉर्टेंट है उतना पढ़ा दे रहा हूं, अगर इसमें से पूछेगा तो वो गलती कभी भी नहीं करोगे, क्योंकि मेरे भाई बहुत लिमिटेड मैं क्लास कराता हूं। बाकी जहां भी जो भी मतलब कोर्स रहता है सभी लोग अच्छा क्लास कराते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो लोग इतना ज्यादा पढ़ाते हैं ना, वो कुछ भी छोड़ते ही नहीं है। और उसमें बहुत लोग कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि मैं क्या याद करूं, कैसे पढ़ूं। लेकिन जो एनडीसी क्लास एप्लीकेशन में मतलब जो लोग एनडीसी क्लास एप्लीकेशन से पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो भी पढ़ाया जाता है सारा याद करा दिया जाता है। चलो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताओ। भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? रेणुका जी बांध, जवाई बांध, टिहरी बांध और हीराकुंड बांध। अभी मैं आप लोगों को बताया हूं कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। मेरे भाई टिहरी बांध है। और टिहरी बांध किस नदी पर है? तो ये भागीरथी नदी पर है। याद रखना आप सभी साथी, भागीरथी नदी पर टिहरी बांध है। और ये टिहरी बांध कहां पर है? तो मेरे भाई उत्तराखंड में है। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं उत्तराखंड में है, यूके में है, ठीक है ना। कहां पर है? उत्तराखंड में है। याद रखना आप सभी साथी, भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? टिहरी बांध है। सबसे लंबा बांध पूछ देगा, हीराकुंड बांध हो जाएगा। हीराकुंड बांध कहां पर है? उड़ीसा में है, मैं आप लोगों को बता दिया हूं। हीराकुंड बांध किस
किस नदी पर है? महानदी पर है, ये भी मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। अब यहाँ से पता होना चाहिए कि जो टिहरी बांध है वो भागीरथी नदी पर है और ये उत्तराखंड में है और ये भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध है, ठीक है ना। देखो इसके लिए एक ट्रिक भी है। जैसे टी नाम की एक लड़की है, ये क्या करी कि ये मतलब उत्तराखंड में गई और उत्तराखंड में क्या करी, भागते हुए आई, इस तरह से भागते भागते आ रही थी और यहाँ से ये गिर गई। तो मेरे भाई मतलब ये टी नाम की लड़की है और ये भागते भागते आई, भागते भागते आई और गिर गई। कहाँ गिर गई? भागीरथी में गिर गई, ठीक है ना। तो बस यहाँ से पता चल जाएगा कि भागना से भागीरथी बना लेना। और टिहरी मतलब टी नाम की लड़की है जो उत्तराखंड में गई, तो इस तरह से आप लोग रिलेट करके याद कर लेना, ठीक है ना, अच्छे से याद कर लेना। बाकी हीराकुंड बांध के बारे में तो मैं आप लोग को बताया ही हूँ। चलो नेक्स्ट है कि डिब्रूगढ़ किस नदी के किनारे बसा है? ये जो डिब्रूगढ़ है उधर आसाम के साइड में पड़ता है, तो जल्दी से बता दो आसाम से कौन सी नदी निकलती है? उधर से आसाम से अरुणाचल प्रदेश से ब्रह्मपुत्र नदी आती है। तो मेरे भाई ये आपका ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। डिब्रूगढ़ किस नदी के किनारे बसा है? तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा है। और जो गोवा का राजधानी पणजी है ना मेरे भाई, जो गोवा का राजधानी पणजी है तो ये किस नदी के किनारे बसा है? ये मांडवी नदी के किनारे बसा है, याद रखना। और श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा है? बहुत अच्छे से मैं आप लोगों को बताया हूँ कि ये जो आपका श्रीनगर है ये झेलम नदी के किनारे बसा है। और गंगा नदी के किनारे बहुत सारा शहर बसा हुआ है आपका। उत्तराखंड से जब गंगा नदी निकलती है, भारत के 5 राज्य से जाती है, इलाहाबाद, वाराणसी, कानपुर, पटना, श्रावस्ती, अभी बहुत सारा मतलब शहर है जो गंगा नदी के किनारे बसा है, वो मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। नेक्स्ट आपका है कि एन्नोर बंदरगाह कहाँ पर है? मेरे भाई फिर से बंदरगाह आ गया। तो जो एन्नोर बंदरगाह है कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में है मेरे भाई। एन्नोर बंदरगाह तूतीकोरिन बंदरगाह लिख लो यहाँ पर। एन्नोर बंदरगाह हो जाएगा तूतीकोरिन बंदरगाह हो जाएगा, ठीक है ना। तूतीकोरिन बंदरगाह हो गया। उसके बाद से आपका क्या हो गया? तूतीकोरिन यहाँ पर आपका बंदरगाह हो गया। ये भी आपका कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। और आपका यहाँ पर चेन्नई बंदरगाह एक हो जाएगा, ठीक है ना। एक क्या हो जाएगा? चेन्नई बंदरगाह हो जाएगा। और चेन्नई बंदरगाह अभी कहाँ पर है? तो ये भी आपका कहाँ पर है? तमिलनाडु में है, याद रखना। देखो भारत में 6 बड़े बंदरगाह हैं। अब 6 बड़े बंदरगाह में से सबसे ज्यादा बड़े बंदरगाह किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में 3 बड़े बंदरगाह हैं। एक आपका एन्नोर बंदरगाह है, दूसरा तूतीकोरिन बंदरगाह है, तीसरा चेन्नई बंदरगाह है। तो याद रखना आप सभी साथी। गुजरात में आपका कांडला बंदरगाह है। महाराष्ट्र में आपका 2 बंदरगाह है। एक मुंबई बंदरगाह है जो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, और एक नहावा सेवा बंदरगाह है जो भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। उसके बाद से गोवा में आपका मोरमू गांव बंदरगाह है। ये सब मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को बताया हूँ। बंदरगाह से प्रश्न पूछे तो गलती नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है कि लाल तथा हरा ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? तो मेरे भाई लाल तथा हरा ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? तो लाल ग्रह के नाम से मंगल को जाना जाता है और हरा ग्रह के नाम से वरुण को जाना जाता है। तो मेरे भाई मंगल तथा वरुण हो जाएगा लाल तथा हरा ग्रह, ठीक है ना, याद रखना आप सभी साथी। और पूछ देगा कि पीला तथा नीला ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? तो मेरे भाई पीला तथा नीला ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? याद रखना आप सभी साथी। पीला तथा नीला ग्रह के नाम से बृहस्पति तथा पृथ्वी को जाना जाता है। मेरे भाई बृहस्पति को पीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। और भारत का होल है पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। बृहस्पति को पीला ग्रह के नाम से जाना जाता है, याद रखना। और जो पृथ्वी है इसको नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। चलो यहाँ पर बुध और शुक्र दिया है। तो ये ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है, मैं आप लोगों को पहले बता दिया हूँ, ठीक है ना। ये ऐसे ग्रह हैं जो बिना उपग्रहों वाले ग्रह हैं। पूछ देगा कि बिना उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? तो मेरे भाई ये बुध और शुक्र हो जाएगा, याद रखना। जो भी मैं करा रहा हूं ना मेरे भाई आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास चल रहा है, ये मानकर चलना। अगर विश्वास नहीं होगा तो आप नेवी एमआर का सिलेबस उठाकर देखना कि ये सब वहां पर है कि नहीं, आपका सौर मंडल है कि नहीं, बंदरगाह है कि नहीं, जलप्रपात है कि नहीं, आपका जो भी झील है कि नहीं, पहाड़ पर्वत है कि नहीं, आप नेवी का एमआर का सिलेबस उठाकर देखना। और सिलेबस के हिसाब से बहुत अच्छे से आपका क्लास चल रहा है। जो समझने वाले होंगे वो अपने दोस्त को भी बताएंगे कि भाई यहाँ से आप जो सुबह में 8 बजे जीके का क्लास चलता है उसको कर लिया करो, आपका रिवीजन हो जाएगा। अगर आप अपने दोस्त को कुछ मानते होंगे, वैसे तो आजकल के दोस्त एक दूसरे को देखकर थोड़ा सा जलते हैं, अगर आप अपने दोस्त को कुछ समझते हो तो वीडियो शेयर कर दिया करो और बता दिया करो कि नीलेश डिफेंस करियर यूट्यूब चैनल पर सुबह में 8 बजे नेवी एमआर के लिए 25 जीके का प्रश्न आता है, रिकॉर्डेड
क्लास रहता है, ज़्यादा लंबा क्लास नहीं रहता है। जो भी आपका दोस्त ने भी हमारे फार्म भरा है उसको बता दिया करो कि वहाँ से आप क्लास कर लो, क्योंकि यहाँ से उसका तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगा। बोला जा रहा है लाल बहादुर शास्त्री जयंती कब मनाया जाता है, तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है लाल बहादुर शास्त्री जयंती। और गांधी जयंती भी 2 अक्टूबर को ही मनाया जाता है, ठीक है ना। गांधी जयंती भी 2 अक्टूबर को ही मनाया जाता है, याद रखना आप सभी साथी। अब यहाँ पर आपका क्या दिया है, ओजोन परत संरक्षण दिवस दे देगा। क्या दे देगा, ओजोन परत संरक्षण दिवस दे देगा। यहाँ पर ओजोन परत संरक्षण दिवस दे देगा, ठीक है ना। ओजोन परत संरक्षण दिवस दे देगा। तो ये कब मनाया जाता है, ये मेरे भाई मनाया जाता है 16 सितंबर को, याद रखना आप सभी साथी। ये कब मनाया जाता है, तो ये आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। यहाँ पर आपका 29 अगस्त दिया है, यहाँ पर आपका 31 मई दिया है। तो यहाँ पर आपका 31 मई दिया है, 29 अगस्त दिया है। पूछ देगा कि धूम्रपान निषेध दिवस कब मनाया जाता है, तो धूम्रपान निषेध दिवस कब मनाया जाता है, याद रखना आप सभी साथी, ठीक है ना। धूम्रपान निषेध दिवस कब मनाया जाता है, तो धूम्रपान निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है, याद रखना आप सभी साथी। और खेल दिवस तो सभी लोगों को पता होगा, 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, चाहे पता रहे चाहे ना रहे, मैं तो रिवीजन कराते रहूंगा। जो भी यहाँ से क्लास करेंगे मैं तो जबरदस्ती याद कराऊंगा। नेक्स्ट है कि केरल की राजधानी कहां पर है, तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। मेघालय का शिलांग है, छत्तीसगढ़ का रायपुर है और बिहार का पटना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है हिंदू हिंदुस्तान किसका नारा है, तो जल्दी से बताओ हिंदी हिंदू हिंदुस्तान किसका नारा है, जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ मेरे भाई। वंदे मातरम जब बोल देगा तो बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा। वंदे मातरम के रचयिता कौन है, तो मेरे भाई वंदे मातरम के रचयिता कौन है। रात को जब क्लास कराते हैं तो ऐसे ही होता है, कलम कहीं और चलाएंगे जाएगा कहीं और है। तो वंदे मातरम के रचयिता कौन है, मेरे भाई बंकिम चंद्र चटर्जी है, याद रखना आप सभी साथी, ठीक है ना। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा जो है वो आपका विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, तो ये इसके रचयिता कौन है, ये श्यामलाल गुप्त है, ठीक है ना, याद रखना आप सभी साथी। उसके बाद से आपका क्या हो जाएगा, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान हो जाएगा, तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएगा, याद रखना। आप लोग का ये जो क्लास रिकॉर्डेड क्लास होता है पता है कितने बजे होता है मेरे भाई, 11 बज जाता है, 12 बज जाता है, इतने रात को मैं रिकॉर्डेड मतलब क्लास करता हूँ, उसके बाद से फिर इसको अपलोड करता हूँ, तब जाकर सोता हूँ मेरे भाई। आपका ये टाइपिंग करने में भी टाइम लगता है, प्रश्न को हर चैप्टर को देखने में भी टाइमिंग लगता है। वैसे तो पुराना नेवी का क्लास में कराया हूँ तो वो सारा लिख कर रखा हूँ, तो उधर से मिल जाता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन मतलब ढूंढना रहता है अपने पास से, जो भी नया प्रश्न रहता है, ठीक है ना। तो मेरे भाई मेहनत काफ़ी लगते हैं, तो आप लोग अच्छे से मेहनत भी करना है, पढ़ाई भी करना है। एनडीसी क्लास एप्लीकेशन में क्लास भी कराना रहता है, इधर भी क्लास कराना रहता है, तो बहुत संघर्ष करना पड़ता है मेरे भाई। वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 7 खिलाड़ी होते हैं वाटर पोलो में। और पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं, याद रखना आप सभी साथी। आपका खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं ना, याद रखना आप सभी साथी। हॉकी क्रिकेट और फुटबॉल, हॉकी क्रिकेट और फुटबॉल पूछ देगा तो कितने खिलाड़ी होते हैं, हॉकी क्रिकेट और क्या पूछ देगा, और फुटबॉल पूछ देगा तो कितने खिलाड़ी होते हैं। हॉकी क्रिकेट और फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं, याद रखना। जिम्नास्टिक में 8 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है, लिटिल मास्टर के नाम से किसे जाना जाता है, जल्दी से इसका राइट आंसर बता दो। हमारे बहुत सारे दोस्त ऐसे रहते हैं ना जो अंदाजा लगाते हैं कि भाई मतलब जैसे बहुत सारे दोस्त ऐसे रहते हैं जो अंदाजा भी लगाते हैं कि भाई मतलब ये कितना पॉपुलर हो गया है, कैसे हो गया ये, वो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन वो मेहनत नहीं देखते हैं मेरे भाई। बहुत मेहनत करना पड़ता है कुछ अलग करने के लिए ना। मतलब मैं आप लोगों से क्या बताऊं मेरे भाई, आप लोग तो खुद समझदार हो। कुछ अलग करने के लिए ना, कुछ बड़ा करने के लिए ना बहुत मेहनत करना पड़ता है मेरे भाई, बहुत मेहनत करना पड़ता है। ये दुनिया के लोग तो सिर्फ कमी निकालेंगे आप में। अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तभी भी लोग आप में कमी निकालेंगे। अगर आप कोई बुरा काम कर रहे हो तब तो कहने का ज़रूरत ही नहीं है, तब तो इतना कमी निकाला जाएगा कि मैं क्या बताऊं, किसी से कुछ बोल नहीं पाओगे। और मैं तो एक बात सीधा सीधा जानता हूं, जो बंदा दूसरे में बहुत ज़्यादा कमी निकालता है ना तो वो इस पृथ्वी पर सबसे खराब इंसान है। मैं तो सीधा सीधा जानता हूँ मेरे भाई, जो बंदा दूसरे में कमी निकालता है, जो बंदा दूसरे का हमेशा बुराई करते रहता है, तो उससे बुरा इंसान इस पृथ्वी पर दूसरा कोई है ही नहीं है। क्योंकि
मेरे भाई ये लोग अपने ऊपर फोकस नहीं करते हैं, और जो अंदर से कुछ भी नहीं रहता है ना वही दूसरे में कमी निकालता है। जो अंदर से बहुत कुछ रहता है ना वो दूसरे में कभी भी कमी नहीं निकालता है। आप देख लेना, कभी भी देख लेना, जो भी आप में कमी निकालेगा तो वो खुद गाली निकलता है उसके लिए, ठीक है ना, लेकिन नहीं गाली दूंगा, ये मेरा फर्ज नहीं बनता है। वो खुद कुछ नहीं रहता है मेरे भाई, और आप में कमी निकाल देता है। तो ऐसे लोगों को अपने लाइफ से इग्नोर करना, अपने काम में लगे रहना, मेहनत करते रहना। अब देखो मैं मेरे भाई हमेशा जब से मैं यूट्यूब पर क्लास कराने लगा हूँ 1 बजे रात को सोता हूँ, 2 बजे रात को सोता हूँ, कभी कभी तो सुबह में 3 बज जाते हैं। और इतना टाइम में क्या करता हूँ मेरे भाई, जो भी आपको पढ़ाना रहता है ना तो पहले उसको पढ़ता हूँ। पहले मैं जीके जीएस का क्लास कराता था तो बहुत लोग बोलते थे जीके जीएस तो कोई भी करा लेगा, फिर ऐसा बहुत सारा कमेंट आता था। उसके बाद से मैं मैथ को चुना और मैथ को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा, बहुत बेसिक तरीके से पढ़ा, और अब मैं हमेशा मैथ का ही क्लास अच्छे से करा रहा हूँ। तो मेरे भाई इसके पीछे बहुत मेहनत किया जा रहा है, और ये मेहनत तब तक चलता रहेगा जब तक जिंदगी में ऐसा मुकाम ना हासिल हो जाए, मतलब अच्छा मुकाम हासिल करना है, ठीक है ना। ये मेहनत तब तक चलता रहेगा जब तक जिंदगी में कुछ मतलब बेहतर ना कर लिया जाए, ठीक है ना, तब तक ये मेहनत चलता रहेगा। बाकी दुनिया वाले जो बोलना है जिसको वो बोलते रहे, बाकी आप लोगों को इधर ध्यान देना है। लिटिल मास्टर के नाम से किसे जाना जाता है? सुनील गावस्कर, जितने लोग बता रहे हो ना बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। चलो, सुनील गावस्कर इज राइट आंसर। मुल्तान का सुल्तान वीरेंद्र सहवाग को जाना जाता है। मुल्तान का सुल्तान है, याद रखना आप सभी साथी, मुल्तान का सुल्तान, ठीक है ना, मुल्तान का सुल्तान किसे जाना जाता है? वीरेंद्र सहवाग को। अभी आप लोग का 25 प्रश्न समाप्त हो गया। कमेंट करके बताना कि 25 प्रश्न में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।